सभी को नमस्कार। मेरा नाम अनु है। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे बैंकिंग और कनेक्टेड बैंकिंग के बारे में। जो हमारा एजेंडा है इस सेशन के बारे में, क्या बैंकिंग मॉड्यूल है ज़ोहो बुक्स में, उसकी क्या क्या फीचर्स हैं, और कनेक्टेड बैंकिंग के बारे में बैंकिंग मॉड्यूल। अब बैंकिंग के बारे में जाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ी है अकाउंटिंग के टर्म्स में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज के डेट में जो भी बिजनेस होता है उसमें बहुत सारे लेन देन आपके होते हैं, इन्वॉल्वमेंट, जैसे बैंक से ट्रांसफर करना या इवन कैश से भी। तो जो बैंक की एंट्रीज होती हैं, आप उस एक लेन देन को, या फिर एक ही दिन में आपके इतने लेन देन होते हैं जिनको आप मैनुअली सॉफ्टवेयर में नहीं दिखा सकते हैं। तो अगर आप वैसा करते हैं तो उसमें बहुत आपका टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, और उसमें आपका बहुत एफर्ट भी लगेगा कि कैसे चीजें कहाँ से डालनी है या कैसे करना है। तो इसके लिए ये मैनुअली जो टास्क होता है वो बहुत ज्यादा आपका टाइम लेता है। इसीलिए बैंकिंग मॉड्यूल जो है ज़ोहो बुक्स में, जिसमें आप अपने बैंक को ऐड करके अपने स्टेटमेंट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं और इजीली अपनी चीजें ज़ोहो बुक्स में मैनेज कर सकते हैं। अब स्टेटमेंट है, जो जो भी इसका टाइप है स्टेटमेंट का, जैसे कि ऑटोमेटिक फीड्स हो गया, इंपोर्टिंग ऑफ स्टेटमेंट हो गई, और डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गई। तो स्टेटमेंट में जाने से पहले हम लोग पहले चेक करते हैं कि ज़ोहो बुक्स में बैंक को ऐड कैसे किया जाता है। तो पहले मैं आपको ज़ोहो बुक्स में बताती हूँ कि कैसे बैंक को यहाँ पे ऐड किया जाता है। तो आपको पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं होम आइटम्स बैंकिंग का ऑप्शन आ रहा होगा लेफ्ट साइड में। आपको बैंकिंग में क्लिक करना है। बैंकिंग में क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड टॉप पे ऐड बैंक और क्रेडिट कार्ड होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आप, पहले मैं आपको मैनुअली बताती हूँ कि मैनुअली बैंक कैसे ऐड किया जाता है, उसके बाद हम लोग ऑटोमेटिक फीड्स के लिए जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ऐड मैनुअली का ऑप्शन आ रहा होगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको दो टाइप देगा वो, बैंक या क्रेडिट कार्ड। तो आपको पहले अगर बैंक लेना है तो बैंक सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट नेम डालेंगे, आपकी जो भी करेंसी है इसमें आती है आप उसके हिसाब से करेंसी सेलेक्ट करके, और बाकी जो डिटेल्स है जैसे कि अकाउंट नंबर, बैंक नेम, आईएफएससी, और कोई डिस्क्रिप्शन अगर देना चाहते हैं, और इवन अगर आप इस बैंक को प्राइमरी भी करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे टिक करके सेव करेंगे। तो ये तरीका है आपका एक बैंक ऐड करने का। इसी तरह अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना है तो सेम क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे, अकाउंट नेम, करेंसी और बैंक नेम और डिस्क्रिप्शन अगर आपको देना है तो ये डाल के आप इसको सेव कर देंगे। आप जैसे ही सेव करते हैं, आपके जो भी एक्टिव अकाउंट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो भी बैंक या क्रेडिट कार्ड आप ऐड करते हैं वो सारे आपके एक्टिव बैंक में शो करता है। अब जैसे कि आपका बैंक अगर ऐड हो गया है, बैंक जैसे ही आपका ऐड हो जाता है, आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा इंपोर्ट करने का स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट का एक ऑप्शन आ रहा है। अब ये इंपोर्ट स्टेटमेंट जो है, आप इसमें पीडीएफ भी इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सएलएस भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं इंपोर्ट, जैसे आपका बैंक अगर ऐड होता है आपको ये इंपोर्ट स्टेटमेंट का ऑप्शन आता है। आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे कितने फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, सीएसवी है, टीएसवी है, इवन पीडीएफ भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, इंपोर्ट स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इंपोर्ट स्टेटमेंट में क्लिक करेंगे, चूज फाइल का ऑप्शन आएगा। आप अपने जो भी फाइल है उसको चूज करके ओपन करके आपको बैंक नेम सेलेक्ट करना है एंड टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है, और उसके बाद आप इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा आपका बैकएंड में प्रोसेस लेता है, और प्रोसेस करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा जो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल भी होता है तो वो भी आप टिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन आपको शो हो रहा है। यही नोटिफिकेशन आप बेल आइकन वाले में भी आप चेक कर सकते हैं कि ये पीडीएफ आपका क्या प्रोसेसिंग हो रहा है और कितना आपको वेट करना पड़ेगा। इवन जब ये इंपोर्ट हो भी जाता है तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि ये सक्सेसफुली आपके ज़ोहो बुक्स में इंपोर्ट हो गया है, जो आप रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं। तो ये सारा जो स्टेटमेंट है आप देख सकते हैं कि ये इंपोर्ट हो गया है। आपकी डेट, स्टेटमेंट डिटेल्स, जो भी आपके अमाउंट होते हैं डिपॉजिट या विड्रॉल, उसके हिसाब से ये यहाँ पे आपकी इंपोर्ट हो जाएगी। तो ये था आपका पीडीएफ इंपोर्ट। एक फीचर है हमारे में ऑटो फॉरवर्डिंग द स्टेटमेंट वाला, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ऑटो फॉरवर्डिंग में क्या होता है कि आप जो स्टेटमेंट होते हैं वो अपने मेल पे मंगाते हैं। मेल आपका जीमेल हो सकता है, आउटलुक हो सकता है, ज़ोहो मेल भी हो सकता है। आपको ये कुछ सेटअप करना होता है अपने मेल पे।
ये मेल पे जो सेटअप से आप यहाँ से देख सकते हैं, ये स्टेप वाइज आपको समझाया गया है। तो ये जो है आपका स्टेटमेंट जो है ये आपको कॉपी करके वहां पे डालना होता है, जो भी आपका जो मतलब स्टेप्स है, और उसके बाद एक बार ये लिंक हो जाएगा, आप देख सकते हैं आपको एक्चुअली बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा ऐड बैंक और क्रेडिट कार्ड के सामने, जिसपे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मैसेज आएगा कि ये जो भी फॉरवर्ड हुआ है आपके मेल पे फॉरवर्ड हो चुका है, जिसको आप क्लिक करके ऐड करेंगे, अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, अगेन बैंक सेलेक्ट करेंगे और एग्री टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे। सेम प्रोसेस है जो आपने पीडीएफ के लिए किया था, बस इसमें ये है कि आपका पीडीएफ आपके मेल पे आता है और उसके बाद आप इसे इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट के बाद ये अगेन वो प्रोसेस लेगा और अगेन जो मैसेज आपको आया था वो मैसेज आपको शो करेगा। ये आपका है मैनुअली एडेड, और इस मैनुअली एडेड में मैंने आपको दो चीज बताया कि एक तो आपका मैनुअली इंपोर्ट का, और दूसरा अगर आपके पास ऑटो फॉरवर्डिंग का फीचर आप यूज कर रहे हैं तो उसके थ्रू कैसे यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड जो हमारी फीड्स होती है ऑटोमेटिक फीड्स, जो आपकी फीड्स खुद यहाँ पे फेच होती है, वो भी मैं आपको शो करवा देती हूँ कि कैसे ये है। इसके लिए आपको एड बैंक और क्रेडिट कार्ड में जाना था, कनेक्ट नाउ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके प्रोसीड करना है। आप जब प्रोसीड करेंगे तो 30 मिनट्स का एक टाइम स्टार्ट होता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और यहाँ पे आपको एक सर्च का आइकन आएगा। इस सर्च में आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है, मतलब बैंक सर्च करना है, और जो भी बैंक है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप उसे सेलेक्ट करेंगे आपसे वो आपकी जो बैंक की क्रेडेंशियल होती है, कस्टमर आईडी या पासवर्ड, वो आपसे मांगेगा। मांगने के बाद आपको इसे सबमिट करना है। ये वेरीफाई करेगा क्रेडेंशियल अपने बैकएंड से, एंड फिर आपका बैंक ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे कि ये देख सकते हैं कि एक सिक्योरिटी के लिए आपसे कोड पूछेगा, जो कि आप अपने मेल पे मंगा सकते हैं या फिर फोन नंबर पे, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ये आपको एक सिक्योरिटी कोड भेजेगा। वो कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है एंड उसके बाद फिर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये अकाउंट डिटेल्स फेच करेगा, जिस अकाउंट से आपको फीड्स को लेके आना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एक अकाउंट ये शो करेगा। इसके बाद आपको सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर देना है। आपसे ये डेट पूछेगा कि कब से कब, मतलब किस डेट से आपको ये फीड्स यहाँ चाहिए। तो जो इंटीग्रेशन जिस दिन आप करते हैं उस दिन से 90 डेज के पहले का ही डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे आज अगर हमने इंटीग्रेशन किया है तो आज से जो 90 डेज पहले का है वही वही डेट से आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को फेच कर सकते हैं। तो हमने ये डेट सेलेक्ट किया है, उसके बाद ऐड करेंगे, आपको एक मैसेज आएगा कि बैंक आपका सक्सेसफुली ऐड हो चुका है और रिफ्रेश आपका इनिशिएट हो चुका है। बैंकिंग में जाके अगर आप देखेंगे तो ये बैंक आपको एक्टिव में दिखेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा रहेगा बैंक फीड्स आर एक्टिव, ग्रीन कलर का जो वाईफाई है। उसके बाद आपके जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, आप अगर रिफ्रेश करते हैं या ट्रांजेक्शन लेके आएंगे, वो सारे आपके अनकैटेगराइज में शो करेगा। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं कि अगर हमने अभी ट्रांजेक्शन फेच कर लिया है, चाहे वो पीडीएफ हुआ या एक्सेल हुआ या फिर ये थर्ड पार्टी से अगर फीड्स आता है, तो उन फीड्स को फेच करने के बाद कैसे जोहो बुक्स में उसको मैच या कैटेगराइज कर सकते हैं, वो मैं आपको शो करवाती हूँ। अगर आप बैंकिंग में जाएंगे तो पहले जो भी बैंक ऐड हुआ है वो सब यहाँ एक्टिव आपको शो करेगा, और जो ट्रांजेक्शन्स फेच होके आते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन आपको अनकैटेगराइज ट्रांजेक्शन में दिखते हैं। अनकैटेगराइज ट्रांजेक्शन है मतलब कि इस ट्रांजेक्शन को अभी तक किसी के साथ भी आपने मैच या कैटेगराइज नहीं किया है। तो इसका मैं एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आपके पास 500 का अगर कोई इनवॉइस बना हुआ है और ये 500 का आपको पेमेंट आया है, तो पेमेंट आया है तो वो डिपॉजिट में जाएगा, राइट। तो इसमें आपको क्लिक करना है, तो जो भी इनवॉइस इस अमाउंट से मिलता जुलता होगा और उस डेट के आसपास का होगा, वो सब आपको पॉसिबल मैच में शो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि उस पर्टिकुलर इनवॉइस को, अगर आपको लगता है कि ये वही इनवॉइस है जिसके अगेंस्ट आपको ये 500 रुपीज आया है, तो आपको उसको सेलेक्ट करके सिंपली मैच करना है। तो ये प्रोसीजर है जब तब आपने ऑलरेडी ट्रांजेक्शन्स बना रखे हैं उस केस में। अगर आपने ट्रांजेक्शन नहीं बनाया हुआ है जोहो बुक्स में, तो आपको इसको कैटेगराइज मैनुअली करना है। कैटेगराइज मैनुअली में आपके पास कैटेगरी आती है, जैसे कि आपका ये कस्टमर एडवांस हुआ या कस्टमर का पेमेंट है या फिर किसी तरह का इनकम है या रिफंड है, तो आप इस कैटेगरी से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये मैं कस्टमर एडवांस अगर इसका बनाती हूँ तो ये सारे मेरे को ऑप्शंस आएंगे।
जहाँ पे मुझे कस्टमर सेलेक्ट करना है, जो भी अमाउंट है, डेट है, अगर मैं कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहती हूँ, तो ये सारी चीजें मुझे फिल करनी होगी और उसके बाद मैं इसे सेव कर दूंगी। तो ये क्या होगा, एक एंट्री मेरे जोहो बुक्स में बन जाएगी और ये एंट्री आपकी अनकैटेगराइज से जाके ऑल ट्रांजेक्शन में चली जाएगी। अनकैटेगराइज में 12 की जगह 11 हो जाएगी। तो ये होता है मैच और कैटेगराइज। मैच आप बोलते हैं जब ऑलरेडी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे अवेलेबल है और उसके साथ मैच करना, और कैटेगराइज होता है कि ट्रांजेक्शन जोहो बुक्स में अगर नहीं है तो आपको उसको मैनुअली यहाँ से क्रिएट करना। तो ये है मैच और कैटेगराइज। इसके अलावा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रिकॉग्नाइज्ड आ रहा है और एक एक्सक्लूडेड आ रहा है। तो रिकॉग्नाइज्ड आपका तब काम करता है जब आपने कोई ट्रांजेक्शन रूल्स बनाए हो। वो ट्रांजेक्शन रूल्स बनाने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनेज ट्रांजेक्शन रूल्स आ रहा है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन आएगा न्यू रूल बनाने का। तो ये जो रूल है आप इसमें एक रूल नेम दे सकते हैं, किसके लिए बनाना है आपको, डिपॉजिट के लिए या विड्रॉल के लिए, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और या तो जो आप क्राइटेरिया यहाँ मेंशन कर रहे हैं उनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया के लिए मैच हो, या फिर जो भी जितने भी क्राइटेरिया यहाँ देंगे उन सब के लिए हो। फिर आपको यहाँ पे शो करना है कि वो जो एंट्री है वो कहाँ पे जानी चाहिए, रिकॉर्ड एज किस फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको अकाउंट यहाँ लेना है, और अगर कोई रेफरेंस नंबर आप देना चाहते हैं या तो इसमें ऑप्शन है, या तो मैनुअली आप डाल सकते हैं या फिर बैंक स्टेटमेंट से इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपके दो ऑप्शन आ रहे हैं एड ट्रांजेक्शन के लिए, एक है रिकॉग्नाइज ट्रांजेक्शन, एक है कैटेगराइज ट्रांजेक्शन। तो रिकॉग्नाइज ट्रांजेक्शन होते हैं कि अगर आप ये ट्रांजेक्शन रूल को सेव करते हैं तो जो भी ट्रांजेक्शन्स इस रूल के हिसाब से आता है वो आपका रिकॉग्नाइज्ड में चला जाएगा, जो कि मैंने आपको अभी टैब दिखाया था रिकॉग्नाइज्ड। फिर वहां से आपको उसको कैटेगराइज या मैच करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि जोहो बुक्स उस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉग्नाइज करके खुद से कैटेगराइज कर दे, तो उसके लिए आपको ये सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, ताकि जोहो बुक्स खुद से ट्रांजेक्शन्स को रूल के हिसाब से जोहो बुक्स में कैटेगराइज कर दे। तो इसके लिए आपको जोहो बुक्स को परमिशन देनी होगी कि जोहो बुक्स ये चीज कैटेगराइज कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन है कैटेगराइज ट्रांजेक्शन पे क्लिक करने के बाद अलाउ जोहो बुक्स टू कैटेगराइज माय बैंक स्टेटमेंट। तो ये आपको टिक करना होगा और उसके बाद आप सेव कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी जो भी एंट्रीज होंगी वो रिकॉग्नाइज्ड में ना जाके और ट्रांजेक्शन में चली जाएगी, मतलब कि खुद से वो कैटेगराइज हो चुकी है। आपका नेक्स्ट आता है ये एक्सक्लूडेड। ये एक्सक्लूडेड क्या होता है कि जब भी आपके जैसे जोहो बुक्स में आप इंपोर्ट करते हैं या फिर स्टेटमेंट आपकी फेच हो रही है, कई बार होता है कि डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन्स होती है। तो इसमें भी आपके पास ऑप्शन है, या तो मैनुअली उसको एक्सक्लूड करिए या फिर ऑटोमेटिक एक्सक्लूड कीजिए। तो मैनुअली में क्या है कि आपको खुद से चेक करना होगा, जो भी डबल एंट्रीज होंगी उनको आपको टिक करके एक्सक्लूड करना होगा। एक्सक्लूड करने का तरीका है, जैसे मान लीजिए ये मेरी दो एंट्री है जो मैं एक्सक्लूड करना चाहती हूँ, तो आपको डेट से पहले जो चेकबॉक्स आता है उसको आप टिक करेंगे और यहाँ पे देखिए एक्सक्लूड ऑप्शन होगा, तो इस पे आप क्लिक कर देंगे। तो ये हुआ मैनुअली प्रोसेस। अब अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक हो तो उस केस में आपको ये कॉन्फ़िगर करना होगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शंस आ रहे हैं कि डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन्स के साथ आप क्या कर सकते हैं। पहला है कि या तो जोहो बुक्स को अलाउ कीजिए कि वो खुद से कर ले, और या फिर मैनुअली वाला जो मैंने बोला सेकंड ऑप्शन है, नो थैंक्स आई विल डू इट माई सेल्फ। तो अगर आप यस को टिक करके सेव करते हैं तो जो भी आप इंपोर्ट करेंगे सिस्टम उसको खुद से आइडेंटिफाई कर लेगा कि कौन सा डुप्लीकेट है आपका ट्रांजेक्शन, और उसको ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड में डाल देगा। अब अगर एक्सक्लूड आप चाहे मैनुअली कीजिए या फिर ऑटोमेटिकली करिए, कभी भी आप उस ट्रांजेक्शन्स को रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये ट्रांजेक्शन गलती से चला गया एक्सक्लूड में, तो आप उसको टिक करके रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये है मैच और कैटेगराइज ट्रांजेक्शन, और इसमें मैंने आपको ट्रांजेक्शन रूल्स के बारे में भी बताया। ये हमारा लास्ट पार्ट एक आता है रिकंसोलिडेशन बैंक के लिए। रिकंसोलिडेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने बैंक के
स्टेटमेंट को और जोहो बुक्स के स्टेटमेंट को मैच कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो मिस हो गया है कैटेगराइज करने में, या फिर जोहो बुक्स में आया ही नहीं है, या फिर किसी की एंट्री आपने जोहो बुक्स में की ही नहीं है। तो इसका मैं आपको स्टेप बता देती हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। को बैंकिंग में ही जाना है। जिस बैंक में आप अगर रिकंसाइल करना चाहते हैं उसी बैंक को ओपन कीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस बैंक को मैंने ओपन किया है। यहाँ पे देखिए सेटिंग का एक आइकन होगा, इसी सेटिंग में आपको ऑप्शन आएगा एक रिकंसाइल अकाउंट करके। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपसे अगेन पूछेगा रिकंसाइल नाउ करने का। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ, ऊपर जो मैसेज आ रहा है, अगर आप एक बार रिकंसाइल कर देते हैं तो ओपनिंग बैलेंस या फिर बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन में आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी रिकंसाइल हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि ओपनिंग बैलेंस के पेज पे या फिर किसी बैलेंस में कुछ भी चेंजेस करना, तो उसके लिए आपको पहले रिकंसाइल हटाना पड़ेगा बैंक से। और वो रिकंसाइल आपको कोई भी बैंक का अगर होगा तो सारे बैंक का रिकंसाइल आपको हटाना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी रिकंसाइल करें तो पहले ध्यान रख लीजिए कि कोई भी बैलेंस आपको चेंज करना हो या किसी में भी कुछ अपडेट करना हो तो वो करने के बाद ही आप रिकंसाइल स्टार्ट करेंगे। अब अगर आप रिकंसाइल नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे स्टार्ट और एंड डेट पूछता है। आप चाहे तो ये मंथली भी कर सकते हैं, एक साल का भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, जो भी है आप अपने हिसाब से डेट को, स्टार्ट और एंड डेट को ले सकते हैं। स्टार्ट और एंड डेट को लेने के बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस डालना है उस दिन का, जो भी आपका एंड डेट है, और उसके बाद आप स्टार्ट रिकंसाइलेशन करेंगे। स्टार्ट रिकंसाइलेशन जैसे ही करेंगे, आपके जो भी मैच्ड, कैटेगराइज्ड और मैनुअली एडेड ट्रांजेक्शंस होंगे वो लिस्ट में आ जाएंगे। कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम टिक कर देता है, कुछ आपको टिक करना है या हटाना है, वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। उसके बाद इसमें एक डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस आपको 0 करना है, तभी आप रिकंसाइल कर सकते हैं। तो ये आपका बैंकिंग के कुछ पार्ट हैं, जैसे जो भी फीड्स अगर आते हैं उसके साथ आप कैसे बुक्स में मैनेज कर सकते हैं, मैच करके, कैटेगराइज करके, या फिर कोई ट्रांजेक्शन रूल बना सकते हैं जो आपकी बार बार एंट्री आती है, रिकंसाइल कैसे किया जाता है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। कनेक्टेड बैंकिंग का मतलब है वो बैंक जो किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं है, मतलब कि डायरेक्ट जोहो बुक्स में अवेलेबल है। और ये जो आपका बैंकिंग है कनेक्टेड वाला, ये इंडियन डेटा सेंटर के लिए ही है। जो ऑर्गेनाइजेशन आपका इंडिया डेटा सेंटर में बना है उनके लिए ही ये कनेक्टेड बैंकिंग है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास जो सपोर्टेड बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, येस बैंक है और एचएसबीसी है। तो अभी हमारे पास यही जो है डायरेक्ट बैंक है जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन के लिए अवेलेबल है। कनेक्टेड बैंकिंग का यूज ये है कि आप अगर इसको बैंक को ऐड करते हैं जोहो बुक्स में, तो आप सबसे पहले तो लाइव अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं। जो भी एज इट इज, मतलब जिस टाइम भी आप करेंगे उस टाइम पे जितना भी बैलेंस आपके बैंक में है वो आप डायरेक्टली जोहो बुक्स में देख सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपका ये बैंक एक्टिव है, ऐड है इसमें, और आपको एक राइट साइड पे ऑप्शन आएगा लाइव अकाउंट बैलेंस, जो आप कभी भी रिफ्रेश करके देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका क्या लाइव बैलेंस बचा हुआ है। और इसका एक एडवांटेज है कि सिंप्लीफाइड रिकंसलेशन है। आपके जो भी इनवॉइसेस बने होंगे उनका जो भी अमाउंट होगा, या ट्रांजेक्शन आपके मल्टीपल होते हैं और इनवॉइस एक होता है, तो आप इजीली कैसे उसको कैटेगराइज या मैच कर सकते हैं। और पॉसिबल मैच में ये आपको अपने आप जो बेस्ट मैचेस होता है उस अमाउंट को लेके वो आपका शो कर देता है। तो ये सब जो चीजें हैं ये थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करता है कनेक्टेड बैंकिंग को। अब कनेक्टेड बैंकिंग में जाने से पहले इंडीप की इन बैंक के बारे में हम देखेंगे कैसे इंटीग्रेट होता है। तो उससे पहले हमें ये चेक करना है कि हम कैसे वेंडर के बैंक डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। आपको सबसे पहले परचेज में वेंडर्स में जाना है, कोई भी वेंडर है उसको क्लिक करिएगा। इस वेंडर पे जाने के बाद मोर पे आपको ऑप्शन आएगा ऐड बैंक अकाउंट करके। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज आएगा जिसमें आपको बैंक का नाम देना है, अकाउंट नंबर देना है, फिर री एंटर करके IFSC कोड देंगे आप। जैसे ही आप IFSC कोड देंगे वो कुछ डिटेल्स आपको दिखा देगा। बैंक नेम, ब्रांच, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, ये खुद से आ जाएगा। ये सारी डिटेल्स डाल के आप सेव करेंगे।
आप बैंक डिटेल्स जो है उस वेंडर के ओवरव्यू वाले पेज पे ही चेक कर सकते हैं। आपको नीचे में ही ऑप्शन आएगा बैंक अकाउंट डिटेल्स करके, और आप यहाँ पे एक से ज्यादा भी बैंक डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ सेटिंग भी है, अगर आप चाहे तो उसको एडिट या डिलीट कर सकते हैं। अगर ये वाला अकाउंट जैसे इनएक्टिव हो गया है या फिर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो सेटिंग पे क्लिक करके एडिट या डिलीट कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आप अपने वेंडर्स के बैंक अकाउंट डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। अब हम पहले बैंक में चलते हैं जो कि आपका HSBC इंटीग्रेशन है। तो HSBC इंटीग्रेशन में आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप जोहो बुक्स में कर सकते हैं। आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आपको वेंडर पेमेंट का ऑप्शन आएगा जो कि आप देख सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट में। उसके बाद आपको यहाँ पे लिस्ट आएगी, जो जो मैंने आपको बताया था वो जो भी सपोर्टेड बैंक है वो सब यहाँ शो करेगा। आपको HSBC में सेटअप नाउ का ऑप्शन होगा, आप ये क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको ये डिटेल्स फिल करनी है। तो ये जो डिटेल्स है आपकी, ये आपको आपके बैंक से वाया मेल मिलती है, और उसके बाद फिर HSBC पब्लिक की है जो आपके बैंक वाले आपको प्रोवाइड करते हैं। ये एक टेक्स्ट फाइल होती है जो आपको मिलेगी बैंक से, जिसको आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट करना है इसको। उसके बाद आपको अपना अकाउंट यहाँ पे डालना है, HSBC का जो भी बैंक अकाउंट है वो आप यहाँ पे डालेंगे। अगर नहीं है तो आप ऐड न्यू कर सकते हैं यहाँ पे, और उसको सेव एंड सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स डालने के बाद। सेव एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको ये सीक्रेट पिन क्रिएट करना है। आपको मतलब ये जब भी आप पेमेंट इनिशिएट करेंगे तो ये पिन आपको काम आएगा, ये आपसे पूछा जाएगा, इसलिए ये सीक्रेट पिन आपको क्रिएट करना होगा। तो एक बार आपको सीक्रेट पिन डालना है, कंफर्म करना है, उसके बाद एग्री टर्म्स एंड कंडीशन करके इसको सेटअप नाउ करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अकाउंट स्टेटस इस बैंक का आपको एक्टिव शो कर रहा है, यानी कि ऑलरेडी ऐड हो चुका है। अब आपको जब इसका फीड्स फेच करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, ऐड अकाउंट टू फेच बैंक फीड्स। यहाँ पे आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है। फ्रॉम डेट अगेन 90 डेज वाला जो है वो ही लगेगा आपका। अगर आप आज इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आज से पहले जो 90 डेज होगा वहां तक की डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसे ऐड करना है। बैंक फीड्स इसके लिए सेटअप हो चुका है और ये बैंक आपका एक्टिव हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए व्यू लाइव अकाउंट बैलेंस का आपको ऑप्शन आ गया है। आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो जो भी बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। इसमें भी आपकी जो फीड्स है वो अनकैटेगराइज में फेच होगी, और उसके बाद आपको सिंपल कैटेगराइज या मैच करना है, जो मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप इससे बिल पेमेंट या कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्स में आपके बिल्स दिख रहे हैं। अब इसको अगर पेमेंट करना है तो आपको ऊपर ही ऑप्शन आ गया है पे वाया HSBC करके। आप इसको इंटीग्रेट किए हैं इसलिए आपको ये ऑप्शन आएगा पे वाया HSBC करके। यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है। इस अमाउंट को आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर बिल का पूरा अमाउंट आप अभी नहीं पे कर रहे हैं, लेस अमाउंट है, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रॉम अकाउंट आपका सेलेक्टेड है। आपको टू अकाउंट मतलब जिसको भी पे कर रहे हैं उनका सेलेक्ट करना है। ट्रांजेक्शन टाइप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन देके आप प्रोसीड करेंगे। ये सीक्रेट पिन जो आपने क्रिएट किया था वो आपसे पूछेगा जब भी आप पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे आपको वो पिन डालना होगा, और उसके बाद इनिशिएट पेमेंट। अब यहाँ पे मैसेज आ गया आपको पेमेंट इनिशिएटेड, और ये आपका अनक्लियर्ड है। जब तक आप इसको बैंक से अप्रूव नहीं करते हैं ये एज इट इज अनक्लियर्ड में रहेगा। और आप देख सकते हैं उसकी एक एंट्री आपकी पेमेंट्स मेड में भी शो हो गई है। पेमेंट्स मेड में आपकी ये पेमेंट जो भी आप रिकॉर्ड करते हैं या इनिशिएट करते हैं वो पेमेंट्स मेड में भी आपकी आती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनक्लियर्ड में वो शो कर रहा है। अब हम देखेंगे कि बिल्स, जैसे अभी आपने एक सिंगल वेंडर का पेमेंट आपने किया है, राइट। अगर आपको एक से ज्यादा वेंडर या मल्टीपल बिल्स का पेमेंट रिकॉर्ड करना है तो आपको सिंपली वहां पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके पे वाया HSBC सेलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन में वो दोनों आपके जो वेंडर हैं उनकी डिटेल्स आ जाएगी विथ बिल्स। तो वो आप शो कर मतलब उसमें जो भी एंट्रीज है वो डाल के आप कर सकते हैं। ये है आपका
जब आप पेमेंट मेड से डायरेक्ट इनिशिएट कर रहे हैं, मतलब बिल में जाके ना रिकॉर्ड पेमेंट करके आप यहाँ पे आके डायरेक्टली पेमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट उस वेंडर का, और आपको टाइप जो भी है आपका एनईएफटी आरटीजीएस, और यहाँ पे उस ये दो जो बिल है ये उस वेंडर के हैं जो अभी तक अनपेड है। यहाँ पे आप अपना अमाउंट जो भी है वो डाल के और फिर इसको रिकॉर्ड पेमेंट कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। पिन मांगेगा और इनिशिएट आप कर देंगे इसको। ये पेमेंट भी आपका इनिशिएटेड हो गया। ये भी अनक्लियर्ड में है जब तक आपका वहां से अप्रूव नहीं होगा बैंक से। अभी हम देखते हैं एडवांस कैसे रिकॉर्ड करते हैं। वेंडर का अगर एडवांस है तो वो हम लोग कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। पेमेंट्स मेड में ही जाके न्यू करेंगे, ऊपर में आप देख सकते हैं वेंडर एडवांस का ऑप्शन होगा, वेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा इनिशिएट पेमेंट वाया एचएसबीसी और रिकॉर्ड पेमेंट, तो आपको इनिशिएट पे क्लिक करना है। अमाउंट डालना है, जो भी अमाउंट आप उनको पे कर रहे हैं फ्रॉम अकाउंट और टू अकाउंट, और इसको भी आप इनिशिएट कर देंगे। सीक्रेट पिन आपसे मांगे जाएगा जितनी बार आप पेमेंट इनिशिएट करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका पेमेंट इनिशिएट हो गया और ये भी आपका एडवांस एज ए वेंडर एडवांस यहाँ पे बन गया है जोहो बुक्स में। ये भी आपका अनक्लियर्ड रहेगा क्योंकि ये आपका अप्रूव होना है। जब तक आप बैंक से इसे अप्रूव नहीं करेंगे तब तक ये यहाँ पे अनक्लियर्ड स्टेटस में ही शो करेगा। ये आपको फिर से एक बार दिखाया जा रहा है कि कैसे दो वेंडर का आप पेमेंट करते हैं एक साथ। तो अगर दो अलग वेंडर है उनका पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं स्क्रीन में। ऊपर एक वेंडर था, नीचे एक वेंडर है, और यहाँ पे आपको जो भी अमाउंट है वो एडजस्ट करना है जितना आप पे कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि पूरा अमाउंट आप पे करेंगे, पार्शियली भी करते हैं तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। और इन दोनों का जो भी टोटल है वो आप ऊपर देख सकते हैं, जो अमाउंट आप डाल रहे हैं उसका टोटल है। और यहाँ पे भी आपको ट्रांजेक्शन टाइप और जो भी बैंक है टू अकाउंट है वो सेलेक्ट करके आपको इनिशिएट करना है पेमेंट। इससे क्या होगा कि आप मल्टीपल बिल्स का पेमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं इजीली और फास्टली। ये आप देख सकते हैं इनिशिएटेड हो गया है और आपके जो भी पेमेंट्स आपने रिकॉर्ड किए हैं सारे आपके पेमेंट्स मेड में लिस्ट में दिख रहा है, जिनका स्टेटस आपका अनक्लियर्ड है। नेक्स्ट हम चलते हैं जीएसटी फाइलिंग में, जो कि जीएसटी पेमेंट भी आप दिखा सकते हैं अगर आपने कनेक्टेड बैंकिंग इंटीग्रेट की हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक आपका पे वाया एचएसबीसी था और एक मैनुअली था। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, चलान, सीपीआईएन, फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट, और जो भी आपकी लाइबिलिटी थी सीजीएसटी, ये सब आईजीएसटी, एसजीएसटी, ये सब आपको फिल करना है और प्रोसीड टू पे करना है। तो ये इस एचएसबीसी के थ्रू या कनेक्टेड बैंकिंग के थ्रू आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक इंटीग्रेशन। इसका भी प्रोसेस थोड़ा सेम ही है आपका। आपको सेटिंग्स में जाना है, ऑनलाइन पेमेंट्स में, फिर वेंडर पेमेंट्स में जाना है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि वेंडर पेमेंट्स में वो सारे बैंक आएंगे जो ऑलरेडी कनेक्टेड बैंकिंग में आते हैं या डायरेक्ट जिनका हमारे साथ है इंटीग्रेशन है, वो सारे आपको वेंडर पेमेंट में शो करेगा। तो आईसीआईसी में भी आपको सेटअप नाउ का ऑप्शन होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आपसे वो कॉर्पोरेट आईडी, यूजर आईडी और आपका जो सीआईबी पोर्टल लॉगिन आईडी होता है वो आपको फिल करके सेव करना है। सेव आप करेंगे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि आपका जो अकाउंट का स्टेटस है वो पेंडिंग आ रहा है। एक्टिवेट उसको आपको करना होगा। एक्टिवेट करने के लिए आपको आपका जो भी आईसीआईसी बैंक का सीआईबी पोर्टल होता है उस पे लॉगिन करना होगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपको वहां पे ऑप्शन भी आएगा आईसीआईसी बैंक। आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो वो आपको आपके आईसीआईसी बैंक के पोर्टल पे लेके जाएगा। तो आपको वहां पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है, अप्रूव करना है। अप्रूव करने के बाद जब आप जोहो बुक्स में आएंगे तो आपको चेक स्टेटस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंट स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव होने के बाद फिर आपको नेक्स्ट जो स्टेटमेंट फेच करने का प्रोसेस होता है वो फॉलो करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐड बैंक फॉर बैंक स्टेटमेंट, ये वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपसे वो अकाउंट पूछेगा कि किस अकाउंट के लिए आप ये बैंक स्टेटमेंट फेच करना चाहते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे वो आपसे कॉर्प आईडी, यूजर आईडी वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा।
बैंक आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप इसे सेव कर देंगे। आप जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, आपकी आईसीआईसी बैंक एक्टिव हो जाएगी और उसके फीड्स भी आपके फेच होने लगेंगे और उसमें भी आप लाइव बैलेंस देख सकते हैं। थर्ड हमारा जो बैंक है वो यस बैंक है। यस बैंक ऐड करने से पहले आपको कुछ प्री रिक्वेस्ट होती है जो कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला है कि आपका करेंट अकाउंट होना चाहिए यस बैंक में। दूसरा है कि एपीआई रजिस्ट्रेशन, एपीआई बैंकिंग के लिए आपका रजिस्टर होना चाहिए करेंट बैंक यस बैंक के साथ। ये एपीआई रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको 2 पार्ट पासवर्ड मिलता है जो बैंक आपको प्रोवाइड करती है। और उसके बाद आपका जोहो अकाउंट जो है वो एमएफए के लिए इनेबल होना चाहिए। एमएफए मतलब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तभी आप यस बैंक का इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये सारी प्री रिक्वेस्ट है। अब हम देखते हैं यस बैंक को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपको सेम वेंडर पेमेंट्स में जाना है, सेटिंग्स में, और यस बैंक के सामने देखिए सेटअप नाउ का। सेटअप नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो जो डिटेल्स मांगेगा वो आपकी कस्टमर आईडी, फर्स्ट एंड सेकंड पासवर्ड है, यस बैंक अकाउंट, और इसमें भी आपको सीक्रेट पिन क्रिएट करना होगा। फर्स्ट एंड सेकंड जो पासवर्ड है ये आपको आपकी बैंक प्रोवाइड करती है। तो आपको ये तभी होगा जब मैंने बोला कि एपीआई रजिस्ट्रेशन होगा, उसी टाइम पे आपको ये पासवर्ड दिया जाएगा। तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पे ये सारी डिटेल्स फिल करनी है, टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके फिर सेटअप नाउ करना है। सेटअप नाउ करने के बाद फिर आपकी यहाँ पे लाइव बैलेंस आपको दिखने लगेगा यस बैंक का भी। अब हम चलते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड में। स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन के लिए है। इसका भी प्रोसेस है, आपको सेटअप नाउ करना है। आप जब सेटअप नाउ करेंगे तो आपसे वो पूछेगा कि आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है या फिर रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू अकाउंट, जो कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। अगर रिक्वेस्ट फॉर न्यू अकाउंट करेंगे तो वो आपको बैंक खुद तो आपसे कॉन्टेक्ट करके अकाउंट क्रिएट करवा देगा। अगर ऑलरेडी है आपके पास तो आपको ये इंटीग्रेट स्टैंडर्ड चार्टर्ड करेंट अकाउंट करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं आपको रीजन, ऑर्गेनाइजेशन नेम मतलब ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स और कॉन्टेक्ट डिटेल्स मांगेगा जो आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको 2 चेक बॉक्स है, जैसे ऑथराइज करना और टर्म्स एंड कंडीशन, तो इसको क्लिक करके आप सेव करेंगे। ऑथेंटिकेट इंटीग्रेशन जो है ये आपको आपके बैंक वाले प्रोवाइड करेंगे। वो एक टोकन होता है जो उनके साइड से आपको मिलेगा, जो कि आपके आरएम होते हैं वो प्रोवाइड करेंगे। वो प्रोवाइड करने के बाद आपको इसको ऑथेंटिकेट करना है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपसे इंटीग्रेशन और टोकन प्रोवाइडेड बाय आरएम, ये जो ऑप्शन है ये एक्चुअली यही जो है आपको आरएम से मिलेगा। आप इसको यहाँ पे फिल करके सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके बैंक में ये सारी डिटेल्स फिल होने के बाद आपके बैंक में ये एक्टिव हो जाएगा। और आप इसकी सेटिंग को एडिट भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। एडिट करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस आएंगे इंटीग्रेशन वाले, अलाउड पेमेंट अकाउंट, पेमेंट इनिशिएटर कौन कर सकता है, बैंक स्टेटमेंट अकाउंट, तो ये फिल करके आप इसको सेव कर देंगे। फिर है आपका कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक जो है इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। आपको सेटिंग्स में जाके वेंडर पेमेंट में जाना है। कोटक का बैंक वहां पे आपको शो करेगा, वहां पे आप सेटअप नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। सेटअप नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये आपसे सीआरएन नंबर और जो भी आपका नेट बैंकिंग का मतलब जो नेट बैंकिंग का क्रेडेंशियल होता है वो पूछेगा। आपको उसको डाल के लॉग इन करना है। लॉग इन करेंगे तो ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आपको वेरीफाई करना है। ये जो इंटीग्रेशन है कोटक महिंद्रा बैंक का, ये आपका एवरी 30 डेज पे एक्सपायर होता है। तो आपको इसको री ऑथेंटिकेट करना होता है। जोहो बुक्स में ही आपको ऑप्शन मिलेगा री ऑथेंटिकेट करने का। तो आपको वो प्रोसेस एवरी 30 डेज पे करना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं आपका क्लाइंट नेम और जो परमिशन है वो शो होगा। आप उसे एक्सेप्ट या डिक्लाइन कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन आपको मिलेगा। ये आपका जो है ये लाइव फीड्स के लिए होता है। इससे आप पेमेंट नहीं कर सकते, बट आपकी जो भी फीड्स होगी वो फेच होगी यहाँ पे। और ये भी सेम है, आपका 90 डेज का जो भी फीड्स होगा वही फेच करेगा। और आपको मैंने बताया जैसे कि इसको रीऑथेंटिकेट करना होता है, जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अगर ये एक्सपायर्ड होगा तो आपको ऐसा मैसेज आ जाएगा कि ये आपका एक्सपायर्ड हो गया है, इसको रीऑथेंटिकेट कीजिए। और आपको वहीं पे पोर्टल का भी होगा, गो टू द केएमबी पोर्टल, जिसपे आप क्लिक करके उसको रीऑथेंटिकेट कर सकते हैं। अब ये सारे जो भी आपके बैंक्स हैं अब इनका जो यूज है, जैसे कि वेंडर पेमेंट जो आप इनिशिएट कर सकते हैं उसके लिए जो बैंक सपोर्टेड है वो आईसीआईसी है,
HSBC है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है और यस बैंक है। वेंडर पेमेंट का आपका जो ऑप्शन था वो वही जो बिल से था, या फिर आप पेमेंट मेड से भी डायरेक्टली इनिशिएट कर सकते हैं। बल्क पेमेंट भी आप कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि अगर एक से ज्यादा आपके वेंडर है, मतलब मल्टीपल बिल्स हैं आपके, तो उनको आप सेलेक्ट करके और ऊपर आपको ऑप्शन होगा पे वाया HSBC, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करके अपना पेमेंट इनिशिएट कर सकते हैं। तो बल्क पेमेंट का एक ये है आपका। एडवांस पेमेंट भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो भी वेंडर को आप एडवांस दे रहे हैं वो भी आप यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं बैंक के थ्रू। टैक्स पेमेंट जो मैंने आपको बताया कि आपका जो भी जीएसटी का चालान बनता है या आप जो पे करते हैं जीएसटी का, वो आप डायरेक्ट जोहो बुक से दिखा सकते हैं पेमेंट जीएसटी फाइलिंग में जाके। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होता है आपका, जो आपकी करेंसी डिफरेंट होती है बेस करेंसी से, उस केसेस में आप ये HSBC और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को यूज कर सकते हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए। अब आपका इंटीग्रेशन डन हो गया है, आपकी जो भी फेचिंग है, लाइव बैलेंस, वो सब आप देख चुके हैं। अब अगर आपको कोई भी इंटीग्रेशन डिसेबल करना हो तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। आपको सेम सेटिंग्स में जाना है, वेंडर पेमेंट्स में ही जाना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, जैसे कि HSBC आपका अकाउंट स्टेटस एक्टिव है, तो वहीं पे आपको ऑप्शन आएगा सामने में एडिट और डिसेबल। आप देख सकते हैं डिसेबल वाला ऑप्शन आपको शो कर रहा है। जैसे ही डिसेबल पे आप क्लिक करेंगे आपको एक पॉपअप आएगा, आर यू श्योर वांट टू डिसेबल, ये कंफर्मेशन है डिसेबल होने से पहले। तो अगर आप श्योर हैं या नहीं करना चाहते हैं तो आप क्लोज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप आई अंडरस्टैंड डिसेबल माई इंटीग्रेशन पे क्लिक करके इसको आप डिसेबल कर सकते हैं इंटीग्रेशन। डिसेबल इंटीग्रेशन जो है प्रोसेस, वो सारे बैंक के लिए आपका सेम ही है। जब आप उस बैंक में जाएंगे तो आपको वहीं पे ऑप्शन आ जाएगा डिसेबल करने का, तो आप वहां से इजिली कर सकते हैं। ICICI अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो उसके कुछ आपके मतलब जरूरी पॉइंट है जो आप याद रख सकते हैं। अगर आप इंटीग्रेशन को डिसेबल करते हैं जोहो बुक्स में, तो अगर आप जोहो फाइनेंस का कोई भी एप्लीकेशन यूज करेंगे तो वो वहां से भी डिसेबल हो जाएगा। दूसरा है कि अगर आप डिसेबल करते हैं तो आप कोई भी अनक्लियर ट्रांजेक्शन का स्टेटस को ट्रैक नहीं कर सकते हैं। और डायरेक्ट फीड इंटीग्रेशन भी जो है वो आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा, ना आप पेमेंट्स को ट्रैक कर सकेंगे और ना फीड्स को फेच कर पाओगे। और आपका जो लास्ट है, अगर आप जोहो बुक्स की ऑर्गेनाइजेशन को डिलीट या रिमूव करते हैं, मतलब जो यूजर ने जोहो बुक्स ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रेशन किया है, अगर आप उस यूजर को डिलीट करते हैं तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये यूजर बेसिस होते हैं। जिस यूजर ने इंटीग्रेट किया है वही यूजर पेमेंट भी इनिशिएट करता है, तो अगर आप उस यूजर को ही जोहो बुक से हटा देंगे तो फिर इंटीग्रेशन भी वर्क नहीं करेगा। आपको अगर कोई क्वेरीज होती है तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारी ईमेल आईडी सपोर्ट की और हेल्पलाइन है, आप इसमें कनेक्ट हो सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो आप इसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।